जी हाँ, कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसी चीजें घटित हो जाती है जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज मैं आपको ऐसी ही एक सच्ची कहानी बताऊंगा। कॉलेज की परीक्षा के बाद मैं अपने दादाजी के घर बगनान गया था। बारिश का मौसम था, इसीलिए मैं अपने दादाजी के पास बैठकर उनके जीवन के अनुभवों को सुन रहा था और दादी के हाथ का बना सारा स्वादिष्ट खाने का मजे ले रहा था। एक शाम मैं लिविंग रूम में बैठा अपने दादाजी के साथ बात कर रहा था। तभी बाहर से किसी ने आवाज दी। हालांकि बाहर बहुत ज्यादा बारिश नहीं हो रही थी। दादाजी बोले, इस वक्त मुझे कौन बुला रहा है? लगता है कोई बड़ी मुसीबत में है। मैं भी दादाजी के पीछे पीछे चला गया। अरे शाकिब, क्या बात है? इतनी रात को बारिश में क्या हुआ? सब ठीक तो है? मैं बड़ी मुसीबत में पड़कर आपके पास आया हूं। आओ आओ, अंदर आओ। तुम्हारा चेहरा इतना सूखा क्यों है? नहीं चाचा जी, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। आप मेरे साथ जल्दी चलिए। क्यों, क्या हुआ? शाकिब ने अपना सिर झुकाया और अपने आंसू पोंछे। मेरे भाई के बेटे का आज निधन हो गया। अरे मैं तो कल शाम को उसे देखने गया था। लड़का बिल्कुल ठीक था। मैंने डॉक्टर से भी पूछा। डॉक्टर ने कहा कि लड़के की तबीयत पहले से बेहतर है। हमने भी सोचा था कि लड़के की बीमारी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने भी बताया कि अब उसकी तबीयत पहले से बेहतर है। हम और क्या कर सकते थे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उसे आज रात ही कब्रिस्तान ले जाना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। हम रात भर नहीं रुक सकते, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अब तुम ही कुछ कर सकते हो। बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन हमारे गांव का कब्रिस्तान कुछ दिनों से बंद है। हमारे गांव के कब्रिस्तान में कब्र खोदने वाला लड़का कुछ दिनों से बीमार है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे ये सब पता है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप इस गांव के मुखिया हैं। रात के इस समय आप ही कुछ कर सकते हैं। अभी तो एक ही उपाय है। हमें पास के एक गांव फरीदपुर कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। एक काम करो, तुम लोग जाने के लिए तैयारी करो। तुम जल्दी जाओ और सबको बता दो हमें अभी निकलना पड़ेगा। मैं अभी आता हूँ। ठीक है चाचा जी, मैं जाने की तैयारी करता हूँ। यह कहकर साकिब वहां से चला जाता है। लेकिन इधर दादी दादाजी को इतनी बरसात में बाहर जाने देने को तैयार नहीं थी। तब दादाजी ने कहा, मैं इस गांव का मुखिया हूं। मुझे गांव वालों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना होगा, वरना इन लोगों की मदद कौन करेगा। फिर मैंने दादी को समझाया कि दादी आप चिंता मत करो, मैं दादाजी के साथ जाऊंगा। तब दादाजी ने मुझसे कहा, नहीं बेटा, रात के इस समय बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। तब मैंने कहा, जैसे गांव के लोगों के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, वैसे ही मेरी भी आपके प्रति जिम्मेदारी है दादाजी। उसके बाद दादाजी मुझसे और कुछ नहीं कह पाए। फिर मैं और दादाजी दोनों बरसात की रात में साकिब के घर जाने के लिए निकल पड़े। कुछ देर बाद मैं और दादाजी दोनों साकिब के घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर घर का माहौल देख मेरा मन बहुत ज्यादा उदास हो गया। लड़के की लाश घर के दरवाजे पर पड़ी थी। उसका पूरा शरीर पीला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं बची थी, मानो किसी ने उसके शरीर से सारा खून निचोड़ लिया हो। रात बहुत ज्यादा हो गई है, जल्दी करो, ऐसे ही बरसात की रात है, हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा।
फरीदपुर कब्रिस्तान बहुत दूर है। इतने में अगर बारिश आ गई तो हम जा नहीं सकते। सभी ने आंखों में आंसू लेकर घर के सबसे छोटे सदस्यों को अलविदा कहा। हम 5 लोग 4 लोगों के कंधों पर उस लड़के की जमी हुई लाश को उठाकर चल पड़े। तभी तेज बारिश शुरू हो गई और तेज हवाएं भी चलने लगी। 2 दिन में हुई बारिश और तूफान के असर से फरीदपुर कब्रिस्तान जाने वाली सड़क और भी खतरनाक हो गई। कच्ची सड़क के दोनों ओर जंगल है। जंगल के अंदर से जंगली जानवरों की आवाजें आ रही है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। सभी लोग जल्दी चलो, ये जंगल का रास्ता ठीक नहीं है। लोग इस रास्ते के बारे में तरह तरह की बातें कहते हैं। फिर हमें उस पुराने पुल को भी पार करना है। हमारे देखने के लिए अभी भी खतरा बाकी था। कुछ दूर जाने के बाद हमारे सामने पहला खतरा आया, वो पुराना पुल। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें वो पुराना पुल दिखाई देता है। मेरी आंखों के सामने पुल नाम की कोई चीज नहीं थी। वो बुरी तरह टूटा हुआ था और सबूत के तौर पर उसके कुछ टूटे हुए टुकड़े नदी के ऊपर बह रहे थे। जिसका डर था वही हुआ। पिछले 2 दिनों से जिस तरह से बारिश और तूफान हो रहा है, मैं यही सोच रहा था कि क्या 50 साल पुराना यह पुल सुरक्षित रह पाएगा। अब क्या होगा मुखिया जी? इस पुल को पार करके नदी के दूसरी ओर जाना संभव नहीं है। अब केवल एक ही आखिरी रास्ता बचा है। हमें गाजीपुर का पुराना कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। इसके लिए हमें वली नदी पार करनी होगी। मेरे बेटे को मरने के बाद भी शांति नहीं मिल रही है। हाँ, थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हमारे आसपास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। हमें वहीं जाना होगा। हम सभी बिना हिम्मत हारे नदी किनारे की ओर आगे बढ़ते रहे। हम उसी जंगल के रास्ते से जाने लगे। जैसे ही हम रास्ते पर चल रहे थे, अचानक से 2 काली परछाइयां हमारे पीछे सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ चली गई। आप लोगों ने कुछ देखा? वो क्या था? वे जंगली जानवर हैं जो शवों की गंध सूंघते हुए हमारे पीछे पीछे आ रहा है, इसलिए इधर उधर घूम रहा है। थोड़ा सा भी मौका मिलेगा तो हमारे ऊपर टूट पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा था जल्दी चलो, ये रास्ता ठीक नहीं है। रात में अगर इन्हें कोई अकेला मिल जाए तो ये हमला कर देते हैं। खैर, हम डरते डरते बाली नदी के घाट तक पहुंच गए। नाव तो है पर मांझी नहीं है। नरेन अपनी झोपड़ी में होगा। कोई जाकर उसको बोलो मैंने बुलाया। मेरा नाम बोलना उसको। मैं जाकर उसे बुला के लाता हूं। कुछ देर बाद नरेन आया। शाकिब ने मुझे सारी बात बताई। मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। भगवान ने इस उम्र में इतने छोटे लड़के को अपने पास बुला लिया है। और उसके आगे हम क्या कर सकते हैं? जो भी होता है उसकी इच्छा के अनुसार ही होता है। हम कुछ नहीं कर सकते। नरेन, तू हमें तेरे नाव पर बाली नदी की घाट पे पहुंचा दे। वहां की पुरानी कब्रिस्तान में दफनाना पड़ेगा। जमे हुए शरीर को बीच नाव में रखकर हम शव के पास दोनों ओर बैठ गए। इतनी रात को बरसात के मौसम में डर भी बहुत लग रहा था। नरेन ने नाव को आगे बढ़ाते हुए कहा, आप सभी को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। मैंने लोगों से सुना है कि रात में पुराने कब्रिस्तान में जाना खतरे से खाली नहीं है। किस चीज का खतरा है वहां पर? सुनने में आया है कि वहां एक आत्मा रहती है।
नरेन, अभी इस सब के बारे में बातें मत करो। हवा की तेज झोंका आया और लाश के चेहरे से चादर हटा दी और मैं देखता हूं कि लड़के की दोनों आंखें पूरी तरह खुली हुई है और आंखें बिल्कुल सफेद है। मैं चौंक गया, लेकिन जब गौर से देखा तो नहीं, उसके चेहरे ढके हुए हैं। और मैं अपने मन को शांत किया और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। जब हम बाली घाट पहुंचे तो आधी रात हो चुकी थी। आसपास कोई भी लोग नहीं थे। आप लोग अपना काम पूरा करके आइए, मैं इसी घाट पर आप लोगों का इंतजार करूंगा, लेकिन ज्यादा देर मत करना और अपनी आंखों और कान खुला रखना। वो पुराना कब्रिस्तान नदी घाट से 5 मिनट की पैदल दूरी पर है, इसीलिए वहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। जब हम कब्रिस्तान पहुंचे तो वहां कोई भी नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा था। थोड़ा सा दूर कई कब्रें यहां वहां बिखरी पड़ी है। यहां पर तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है और ये कब्रें ऐसी दिख रही है मानो जैसे बहुत पुरानी हो। यहां पर कोई आता भी है या नहीं? इतने में अंधेरे में ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। इधर देखो, उधर एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा है। लगता है जो कब्र खोदता है उसी का ही घर होगा। हम लोग सब लाश को कंधे पर लेकर उसी तरफ ही चल पड़े। कोई है, अंदर एक लाश को दफनाना है। लेकिन अंदर से किसी का जवाब नहीं आया। एक समय कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था, कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे अंदर कोई नहीं दिख रहा है। उफ, कितनी सड़ी हुई गंध है घर के अंदर। ठीक इस समय घर के अंदर से एक अजीब सी आवाज में कोई बोल पड़ा, लाश को लेकर अंदर आ जाओ। तुम कहां हो? हमें अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ लाइटें तो जलाओ। कब्रिस्तान में आए हो, यहां फिर रोशनी का क्या काम है? अगर किसी के पास माचिस हो तो थोड़ा जलाओ उसको। किसी के पास माचिस नहीं थी। अगर होती भी तो इतनी बारिश में भीग जाती। अच्छा हुआ, चलो जल्दी से अंदर आओ। हम सब अंधेरे में लाश को लेकर घर में दाखिल हुए। घर में घुसने के बाद हम सब आसपास बैठ गए। अगर आप मेरे बेटे के शव को थोड़ा जल्दी दफना दे तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे ही मेरा लड़का बहुत दिनों से तकलीफ में था। उसके बाद इस तूफानी रात में हम पूरी रात इस कब्रिस्तान से उस कब्रिस्तान तक भाग रहे हैं। मेरे लड़के को जैसे मरने के बाद भी शांति नहीं मिल रही है। मैं नहीं चाहता मेरे लड़के को कोई और तकलीफ हो। होगा होगा, सब होगा, चिंता मत करो। तो क्या हुआ था तुम्हारे लड़के को? खून की कमी? मेरे लड़के को खून की कमी की बीमारी एनीमिया हुई थी। उसको कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। मैं उस बीमारी से भली भांति परिचित हूं। इसका क्या मतलब है? चलो, देर रात का समय सबसे अच्छा है। सुबह की रोशनी निकलने से पहले हमें यह काम करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। सुबह की रोशनी निकलने से दिक्कत आ सकती है, इस बात का मतलब हमें समझ में नहीं आया। शायद दफनाने का कोई खास समय हो। मेरे साथ आइए। कब्रिस्तान के पश्चिमी कोने में एक अच्छी जगह है दफनाने के लिए। वहीं पर दफन करेंगे। सभी लोग शव को कंधे पर लेकर बाहर चले गए। बाहर निकालने के बाद मैं देखता हूं कि चादर में लिपटा हुआ एक लंबा शरीर हमारे साथ आगे चल रहा है। अंधेरे में उसके शरीर का कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हमारे दोनों ओर कब्रों की कतारें हैं और हम उन्हें पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसा लग रहा था मानो कब्रों से धीरे धीरे कुछ आवाजें आ रही हो। एक कोने में इमली का पेड़ था
और वो 2 बार हिला, जैसे कोई इमली के पेड़ पर कूद पड़ा हो। ये कब्र काफी पुरानी लग रही है। इस साइट में अब दफन नहीं किया जा सकता। ऐसी बातें मत बोलिए। इस समय जो लोग कब्र के नीचे जा रहे हैं, वे यह सुनेंगे तो उन्हें कष्ट होगा। यह सोच के उन्हें पुराना कहा जा रहा है। इसका मतलब? हर बात का मतलब जानना जरूरी नहीं है। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा पैर पकड़कर खींच लिया हो। चलते चलते हम वहां पहुंच गए जहां दफन होना था। कुछ दूरी पर मुझे एक कब्र दिखाई देती है, लेकिन ऐसा लगता है मानो कब्र के लिए पहले से गड्ढा खोदा गया हो। ऐसा लगता है कि इसे दफनाने के लिए पहले से ही तैयारी की गई थी। क्या उसे पता था आज हम लाश लेकर आएंगे? मुझे पता था कि आज एनीमिया की बीमारी से मरने वाला कोई शव आएंगे। आपको कैसे पता चला कि आज हम लोग यहाँ पर लाश लेकर आएंगे? किसने कहा आपको? मुर्दों को मुर्दों की खबर मिलती है। इसका क्या मतलब है? आप क्या बोल रहे हैं? शाकिब के इतना कहते ही चादर में लिपटे शख्स के शरीर से चादर गिर गई। उसे शरीर कहना गलत होगा, क्योंकि उसके शरीर में कहीं पर भी मांस नहीं था। हमारे सामने एक कंकाल खड़ा था। फिर वो जोर जोर से हंसने लगा और उसकी हंसी पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठी। और तभी उस कब्र की गड्ढे से 2 भयानक चेहरे बाहर आते हैं। कई दिनों के बाद मुझे एनीमिया से मरने वाले शव की गंध आ रही थी, इसीलिए मैं फिर से जाग गया। मैं उसे हमारी दुनिया में ले जाने आया हूं। कोई भी शव को नहीं छोड़ेगा, नहीं तो वे लाश को अपवित्र कर देंगे। ये सब कुछ देखिए सभी लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। हम सभी की चीखों की आवाज सुनकर अंधेरे के भीतर से तभी एक रोशनी चमकती है। कौन है वहां पर? मैंने देखा कि एक आदमी टॉर्च लेकर हमारी ओर आ रहा है। जब रोशनी आती है तो सभी डरावने चेहरे तुरंत गायब हो जाते हैं। आप लोग यहाँ लाश के साथ क्या कर रहे हो? हम लोग यहाँ पर शव को दफनाने आए थे, लेकिन हमने यहाँ पर जो भयानक दृश्य देखा जिंदगी भर याद रहेगा। आप कौन हैं? मैं यहाँ पर लाशों को दफनाने का काम करता हूँ। मेरा नाम रफीक है। उसके बाद दादाजी ने उस आदमी को रात की पूरी घटना बताई। मैं समझ गया हूं कि आप लोग गलती से कब्रिस्तान के पिछले हिस्से में आ गए हो, और इस हिस्से में तमाम बहुत पुरानी कब्रें हैं। कब्रिस्तान का मेन गेट इस साइड में है, और जिसे आपने देखा है वो मुझसे पहले इस कब्रिस्तान में दफनाने का काम करता था, और उस तरफ एक घर में रहता था। 5 साल पहले एनीमिया से उनकी मृत्यु हो गई और शव उसी कमरे में मिला। खासकर रात के समय अगर कोई उस रास्ते से आता है तो उसे दिखाई देती है, इसलिए कब्रिस्तान के बाहर लिखा हुआ है रात के समय कब्रिस्तान में इस रास्ते से प्रवेश करना मना है। मुझे नहीं पता कि आप इस पर विश्वास करते हैं या नहीं। वो तब जागता है जब उसे कब्रिस्तान में एनीमिया से मरने वाला कोई शव दिखाई देता है। उनकी कब्र इसी पश्चिम दिशा में है। ऐसा भी होता है? जी हाँ, इस दुनिया में हमारी कल्पना से परे बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम खाली आंखों से नहीं देख सकते। इस लोक और परलोक के बीच एक पतला सा पर्दा है। कुछ लोग इस दुनिया से निश्चित समय पर और कुछ कारणों से आ सकते हैं। हमने जो सुना और जो देखा उस पर हमें विश्वास नहीं हो रहा था। एक बार तो ऐसा लगा कि कोई इमली के पेड़ के पीछे खड़ा होकर हमें देख रहा है। रफीक की मदद से एक उपयुक्त जगह ढूंढी गई और लड़के के शव को दफना दिया गया। आप लोग मेरे साथ आए, आप लोगों को वो घर दिखाता हूं जिस घर के अंदर आप लोग गए थे। हम लोग वहां जाकर देखते हैं कि जिस घर में हम लोग कुछ देर पहले ही दाखिल हुए थे, इसके बाहर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ है, जिस पर लगे जंग से पता चलता है कि इसे काफी समय से खोला गया नहीं है। तो कुछ समय पहले हम लोग कैसे इस घर के अंदर दाखिल हुए थे? रात को एक भयानक अनुभव करने के बाद हम अगले दिन गांव के लिए निकल पड़े।